नमस्कार सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपकी जो सर्विसेज हैं वो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं और ये सर्विसेज या आपका जो सेवा काल होता है आम जन के लिए बहुत रोमांच से भरा होता है और आपके लिए कई बार वो बहुत मुश्किल का वक्त भी हो जाता है। आपका एक बहुत लंबा समय राष्ट्र की सेवा सुरक्षा में गुजरा है, तो इस लंबे समय अवधि में आपके साथ कई ऐसे वाक़ये, कई ऐसे घटनाक्रम, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए होंगे जो आम जन के लिए बहुत प्रेरक हो सकते हैं। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से अपनी मातृभूमि की मिट्टी को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक अमिता जी आपने पूछा मेरे संस्मरणों के बारे में, तो 38 साल से ज़्यादा का सेवा काल, जिसमें अगर हम अपनी ट्रेनिंग और छात्र काल के टेन्योर को जोड़ें तो ये तकरीबन 45 साल का सफर होता है। सफर में ऐसी न जाने कितनी घटनाएं घटी हैं जीवन में जो कि हमारे जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ देती हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि बाहर से जो सेना का एक इम्प्रेशन है वह बड़ा रोमांचकारी होता है और होता भी है। इनफैक्ट सेना में बहुत ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे रोमांच भरा हुआ है, लेकिन रोमांच के साथ जैसा कि आप जानते हैं खतरे भी होते हैं और खतरे इतने ज्यादा होते हैं कि उसमें आप अपना सर्वोच्च निछावर कर सकते हैं। मेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं। उन घटनाओं में से किसी एक को चुन के आपको बताना मेरे लिए उतना ही कठिन होगा जितना कि सागर से किसी एक बूंद को निकाल के बोले कि यहाँ पर मोती मिलता है। सबसे पहले तो जब मैं एक मेजर था तो मैं एक सेक्शन पोस्ट बना रहा था चाइनीज फ्रंट के सामने। सिक्किम का ये वाकया है। हमारे 7 जवान, उनके पास 7 राइफलें थी और मैं एक अपनी स्टेन गन लेकर के, दिन का वक्त था करीब 11 बजे थे और अपने सेक्शन के मोर्चे तैयार कर रहे थे। पहाड़ों का इलाका होने की वजह से 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर हम ये काम कर रहे थे। चारों तरफ से कोहरा था। बीच में जब कोहरा छटा तो हमने देखा कि हमको चाइनीज सोल्जर्स की एक कंपनी ने चारों तरफ से घेर लिया था। अच्छा। और ये 1994 की बात है। इसके बाद ही इंडिया और चाइना के बीच में जो फेस ऑफ का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये इस घटना के बाद शुरू हुआ। हम 7 आदमी थे, वो लोग तकरीबन 40 थे। एलएमजीज थी, एमएमजीज थी। उनका एक कर्नल था हमारे सामने और 2-3 कैप्टन थे। ये एक नजारा ऐसा था जबकि हमारे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि हम किस तरफ से निकले या कैसे उनका सामना करें, क्योंकि हम टोटली आउट नंबर थे। जी। तो मैंने ये बात जो थी अपने उच्च अधिकारियों को बताई। उस सेक्टर का सेक्टर कमांडर भी मैं था। अच्छा। हमारे कमांडिंग ऑफिसर वहाँ से पीछे थे तकरीबन 20 किलोमीटर। पूरी 2 कंपनियां मेरे निगरानी में थी। मैं मेजर था उस समय। ये मैसेज दी पीछे तो इनफैक्ट कोर तक की मैसेज गई, जो कि सुखना में है, बंगाल में है। मुझे हुक्म मिला कि आप किसी एक जवान को अफसर बना करके भेजिए और पूछिए कि वो क्यों हमारे पास आए और क्यों हमें चारों तरफ से घेर रखा है। तो अब आप सोच सकती हैं, मैं खुद अफसर हूँ, किसी को बोलूं कि आप मेरी जगह जा करके उससे बात करें, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि मैं एक्सपोज करूं अपने आप को। अगर मुझे कुछ हो जाता तो बाकी 2 कंपनीज भी फिर शायद उनको आगे की कार्रवाई करने में दिक्कत आती। मैंने फिर अपने आप एक डिसीजन ली और मैं खुद गया। अच्छा। और कंडीशन ये थी, उन्होंने बोला कि आप अपना हथियार रख कर आए और निहत्था में गया और उनके सभी लोगों ने हथियार रखा हुआ था। हालांकि मैंने चुपचाप अपने जेसीओ को बता दिया था कि हमारी जो बाकी पोस्ट हैं वो इन लोगों को अपने हथियार के नीचे रखेंगे। अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर ये 40 के 40 आदमी बच के नहीं जाने चाहिए। तो बाकी पोस्ट पे जवान थे जिन्होंने आगे बढ़ करके मोर्चा ले लिया था और इनको अपने फायर में कवर कर लिया था। जी जी। उसके बाद जब ट्रांसलेटर्स के द्वारा जब बातचीत हुई तब ये पता चला कि वो हमारे को यहाँ पर सेक्शन डिफेंडेड पोस्ट नहीं बनाने देना चाहते। तो इसलिए उन्होंने ये घेराबंदी की थी हमको वहाँ से रोकने के लिए और वहाँ से पीछे हटने के लिए। मैंने उनको समझाया कि ये हमारा इलाका और हमारे इलाके में आपका कोई हक नहीं है कि आप हमें पीछे हटने को बोले। हम यहीं रहेंगे, अगर आपको जो बन पड़ता है करिए। फिर जब आगे नेगोशिएशन हुई तो ये एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है, हम नाथुला जो इस बगल वाली पास है वहाँ पर फ्लैग मीटिंग करेंगे और मसले को सुलझाएंगे। तो यहाँ पर ये एक जो किस्सा था वो खत्म हो गया। लेकिन उस 3 घंटे के दौरान मुझे एक लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर के सभी लोग कॉल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कुछ भी हो सकता है। निश्चित रूप से जो त्वरित निर्णय होता है वो
हर चीज का रुख बदल सकता है। अब इसमें देखने वाली बात ये थी कि मैं एक ऑफिसर होते हुए ये कार्रवाई किसी और को दूं, ये ठीक नहीं लगा मुझे। उस समय मैंने अपने सीनियर्स की हुक्म अवहेलना करते हुए खुद आगे गया और मैंने सोचा कि अगर जो होगा देखी जाएगी। हम इसीलिए फौज में आए हैं। उसके बाद तो ये सिलसिला काफी आगे तक चलता रहा है और डोकलम में भी मैं, जब वो पिछला इंसिडेंट हुआ तब मैं खुद लेफ्टिनेंट जनरल था, तो मुझे अपना वो मेजर वाले दिन याद आए और उसका संचालन मैंने, डोकलम इंसिडेंट का संचालन भी मैंने किया था कलकत्ता से। उसमें भी हमें सफलता मिली, चीनों को वहां से वापस जाना पड़ा और ये अपने आप में एक पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। सफलता की ये इबारत जो आप लोग लिखते हैं ये वाकई बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम भी हम सबके सामने होते हैं। लेकिन सर, यहाँ हम ये जानना चाहेंगे कि लास्ट मोमेंट पर या 11th आवर पर इस तरह की अपने सीनियर्स की अवहेलना किसी तरह की बड़ी मुश्किल दूसरी तरह की तो नहीं पैदा कर देती आप लोगों के लिए? कर सकती है, क्योंकि मैं इस काम में सफल रहा तो लोगों ने इस छोटी सी जो मेरी गुस्ताखी समझ लीजिए उसको माफ कर दिया और शायद बाद में उनको भी समझ में आया कि जो मैंने किया। मैं एक सेक्टर कमांडर था और कमांडर जो है हमेशा सबसे पहले खुद को खतरे में डालता है और बाद में अपने जवानों को खतरे में डालता है। ये एक हमारी परंपरा है और उसको मैंने निभाया। सर, 4 दशकों का लगभग आपका ये सेवा काल रहा है। अनगिनत बातें होंगी, फिर भी हम कुछ और भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे। दूसरी जो घटना जो मेरे जहन में, एक तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, एक कर्नल था और अपनी पलटन को कमांड कर रहा था, ये घटना जो है पुंछ क्षेत्र की है। ये ऑफ पराक्रम की बात है, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था और उसके बाद ट्रूप्स का जो डिप्लॉयमेंट हुआ था पूरे पाकिस्तान बॉर्डर पर, उसके दौरान मैं वहां पर था। 6-7 महीने गुजर गए और पराक्रम में लड़ाइयां चलती रहीं, दोनों तरफ से बम गोलाबारी होती रहती थी। बाद में जब पराक्रम खत्म होने को आ रहा था तो मेरी पलटन को वहां 4 साल हो चुके थे। हमारा स्थानांतरण ड्यू था 1 साल पहले ही। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, तो हमने अपनी सीनियर से बात करके अपना स्थानांतरण था वो पलटन का वो करवा लिया। तो जिस दिन हमारी यूनिट जो जा रही थी जी, अगले दिन जाने वाली थी और एक दिन पहले रात को बगल वाली यूनिट के अंदर एक बड़ा घुसपैठ का मामला आया। अच्छा। तकरीबन 30 जो आतंकवादी थे पाकिस्तान की तरफ से हमारी क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे। रात में एनकाउंटर शुरू हुआ बगल वाली यूनिट में, करीबन 8-9 आतंकवादी मारे भी गए उस दौरान। लेकिन फिर ये आतंकवादी क्योंकि ज्यादा नंबर में से चारों तरफ फैल गए, तो हमारे जो ब्रिगेड कमांडर थे, जो हमारे सीनियर थे इमीडिएट, उन्होंने बोला कि दुष्यंत, आपकी पलटन कल जाने वाली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 2 कंपनियां लेकर के एक तरफ से घेराबंदी करें ताकि वहां से आतंकवादी अंदर की तरफ ना आए, यानी कि हमारे देश के भीतर की तरफ ना आए, क्योंकि एक बार वो उस घेरेबंदी को पार कर लेते फिर पता नहीं कितना और नुकसान पहुंचाते हमारी सिविलियन जनता का और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो मैंने फिर अपनी 2 कंपनियों को, जो कि एकदम जाने के मूड में थी, आपका मूव कैंसिल हो रहा है, आप तुरंत इस इलाके में जाइए और एक तरफ से पूरी घेराबंदी करिए। तो ये ऑपरेशन अब अगले दिन भी चला। तो फिर मैंने जो था अपना मूवमेंट कैंसिल किया और ब्रिगेड कमांडर ने बोला कि आप मेरे पास आइए, वो बगल वाली यूनिट में उनके हेडक्वार्टर में थे, आप मेरे पास आइए और हम एक प्लान बनाते हैं इनके बाकी जो आतंकवादी हैं उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए और दुश्मन जो सामने से गोलाबारी करके इनकी मदद कर रहा था उसको कैसे शांत किया जाए। क्योंकि नई यूनिट आ चुकी थी तो मैंने नई यूनिट के जो सीओ थे, मैंने कहा आप भी चलिए, वो भी कर्नल थे, अपनी गाड़ी में अपने प्रोटेक्शन के साथ, जो हमारे आगे एक प्रोटेक्शन चलती है जिसमें 4 जवान होते हैं, वहां से हम निकले जी। और प्रोटेक्शन का जो काम होता है कि आगे के इलाके को ध्यान से देखते हुए हमको सिग्नल देती रहे और हम आगे निकले। जब हम ब्रिगेड कमांडर के काफी नजदीक पहुंचे तो एक पहाड़ी रास्ते में, आप जानते हैं घुमाव बहुत होते हैं, सडनली मुझे जो है बहुत जोर से एक धमाके की आवाज सुनाई दी। अच्छा। इनफैक्ट 2 धमाके एक साथ हुए। मुझे ऐसा लगा कि कहीं किसी जगह पे धमाका हुआ है, चेक करता हूँ। जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैंने देखा कि मेरी ही गाड़ी पर जो हमारे जो नए कमांडिंग ऑफिसर थे, जो मेरी बदली कर रहे थे, उनको चोट लग गई है और बाकी जो 5 जवान थे हमारे गाड़ी में, 4 जवान, वो सारे जख्मी हो गए। तो मुझे ये लगा कि ये कैसे हो गया, मैं तो इसी गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे कुछ हुआ भी नहीं, एक छर्रा तक नहीं लगा मुझे, न गोली का और न
ग्रेनेड्स का। लेकिन जो गाड़ी के दोनों टायर जो थे वो उड़ चुके थे, ऊपर से उसकी उड़ चुकी थी। लेकिन जो हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर जो नई यूनिट के थे वो ड्राइव कर रहे थे। मैंने उनको बोला कि आप ड्राइव करेंगे, तो उन्होंने बोला मैं ड्राइव करूंगा। उनकी खाली हाथ में चोट लगी थी, तो मैंने कहा पैर पे एक्सीलरेटर पे पैर दबा के रखिए और हम मोड़ के आगे जाना हमारा जरूरी है, नहीं तो ये अगली गोली और अगले ग्रेनेड में हम सभी खत्म हो जाएंगे। लकीली वो 20-25 मीटर ही था, तो गाड़ी खिसकते हुए किसी तरह से घुमाव के आगे निकल गई और फिर हम थोड़ा सुरक्षित हो गए। तो मैंने फिर इन 5 लोगों को अपनी प्रोटेक्शन गाड़ी में MH यानी मिलिट्री हॉस्पिटल में भेजा और अपने जो हमारा घातक प्लेटून होता है उनके साथ मिलकर हमने उन तीनों आतंकवादियों को मार दिया जिन्होंने मुझ पर हमला किया था। क्या बात है। अब आप सोचिए कि उस समय क्या आदमी के ऊपर गुजर रही होती जब आपके 5 साथी, जिसमें एक और कर्नल भी शामिल थे, घायल हो गए हों हमले में और आपको आगे की कार्रवाई करनी है, आपको भागना नहीं है, आपको उन 3 आतंकवादियों को डट कर सामना करना और उनको न्यूट्रलाइज करना है। आप सोचिए किस तरह का रोमांच सेना के अंदर होता है। ये घटना जब पेपर में छपी हमारे गांव में, उसमें से गलती से कर्नल का नाम मेरा आ गया था, तो सभी लोगों को लगा कि मैं शायद इस घटना में घायल हो गया हूँ। मुझे कई संदेश भी आए। ये दूसरी घटना थी, अपने आप में एक बहुत बड़ा किस्सा था जो मेरे जीवन में घटा और शायद ईश्वर की कृपा थी, मुझे आगे और बढ़ना था और एक लेफ्टिनेंट जनरल बन के रिटायर हुआ। निश्चित रूप से आप लोगों की जांबाजी के ये किस्से जो हमारे लिए किस्से की तरह ही रोमांचक होते हैं, सुनते सुनते भी सर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और जो सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं उनके सीने भी गर्व से चौड़े इसलिए ज़रूर होंगे कि आप लोगों की बदौलत ही जो देश की सीमाएं सुरक्षित रह पाती हैं और हम लोग स्वतंत्रता के मायने को महसूस कर पाते हैं। उसके लिए वाकई हम सब दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। सर, अक्सर ऐसा होता है कि यदि हम अपने जीवन के परिदृश्य में कोई चीज़ देखते हैं तो खुद करना एक अलग तरह का अचीवमेंट होता है और अपनी शिक्षा, अपनी चीज़ों, अपनी परंपराओं को किसी दूसरे को सौंप के उन्हें भी उसी राह पर आगे चलते देखना एक अलग तरह की खुशी देता है। आपकी सर्विस पीरियड में आपको वो मौका भी मिला कि आपने काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग कह लीजिए या इस हेतु तैयार किया, तो क्या कोई ऐसी खुशी आपको मिली कि आपको किसी को देख के या किसी कार्यवाही को देखकर ऐसा लगा कि आपका बताना, आपका सिखाना सार्थक हो गया? आपने एक ऐसा सवाल पूछा जो अभी हाल ही में मेरे जीवन में घटा था। मैं डेपुटेशन पे आर्मी से NSG में गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। उस समय मैं IG ऑपरेशन था, इंस्पेक्टर जनरल ऑपरेशन, और मेरा काम था ऑपरेशन और ट्रेनिंग देना जितने भी हमारे कमांडोज होते हैं NSG में उनको, और साथ में ऑपरेशन का संचालन। आपको शायद याद होगा 2016 की घटना, पठानकोट एयरबेस का। बिल्कुल। शाम को 6 बज रहे थे, मैंने अपना ऑफिस का काम खत्म किया, दिल्ली में था मैं, और मेरा घर मानेसर में था। तो मैं सामान बटोरा, मैंने सोचा कि चलो 31 तारीख को हम नया साल में अपनी फैमिली को कहीं नहीं ले जा पाए, तो आज कहीं बाहर ले जाएंगे। 6:30 बजे मैं निकल ही रहा था कि DG NSG का कॉल आया मुझे कि दुष्यंत, आपको तुरंत पठानकोट जाना पड़ेगा अपनी टास्क फोर्स को लेकर के। तो मैंने बोला सर अर्जेंट है? तो बोलते हाँ है, और हवाई जहाज से जाना पड़ता है। एक टास्क फोर्स में 166 जवान होते हैं, ऑफिसर जवान होते हैं, करीब 18 ऑफिसर और बाकी जवान, JC के जवान होते हैं। तो हम इनको लेकर दिल्ली एयरपोर्ट से रात को 9 बजे निकले। मैं घर नहीं गया, मैंने अपना सामान वहीं मंगवा लिया। वाइफ को भी नहीं बताया कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। मैंने कहा अब बाद में मिलेंगे। रात को निकला और करीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे हम लोग पहुंचे, और अभी कोशिश कर रहे थे कि हम बाहर जाकर कहीं टास्क फोर्स को कहीं रात के लिए बंदोबस्त करें, क्योंकि हम लोग सडनली मूव करते हैं, तो इसलिए सारा कुछ मूव करते करते ही करना पड़ा। ये कार्रवाई हो ही रही थी कि रात के 2 बजे हमला शुरू हो। हमारे ट्रिप में अपने जूते भी नहीं निकाले थे, अभी बैठे ही थे, और तुरंत वो दोबारा ऑपरेशन में लॉन्च हुआ। अगले दिन काफी कैजुअल्टीज भी हो गई थी DSC जवानों की। तो हम लोग ऑपरेशन कर रहे थे, तभी हमें कुछ मिलिटेंट्स को झाड़ियों में हमने नोटिस किया, लेकिन दिख नहीं पा रहे। हमारी एक टीम होती है जो 7 लोगों की होती है, जिसमें 1 या 2 ऑफिसर होते हैं और 4-5 कमांडोज। तो ये टीम, इसको हमने हुक्म दिया कि आप इनके नजदीक जाइए और इनको बाहर निकालने की कोशिश करें ताकि हम इनको न्यूट्रलाइज करें। तो जब ये टीम नजदीक
जा रही थी इनके, तो इनके ऊपर 2-3 ग्रेनेड से हमला हुआ। सातों जो 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 कमांडोज थे और 2 ऑफिसर्स और 5 जवान, इन सातों को चोटें आ गई। जो दूसरी जो टीम इनके सपोर्ट में थी, उन्होंने इनको बाहर निकाला। जो टीम के जो 2 ऑफिसर्स और 5 कमांडोज थे, इन्होंने बोला कि हमें ज्यादा चोट नहीं आई है, हम एमएच जाएंगे, अपना इलाज कराएंगे और तुरंत आएंगे। और आप मुझे ना बताते हुए इन्होंने तुरंत एक गाड़ी का बंदोबस्त किया, एमएच में गए, सुइयां कराई, इंजेक्शन लिया और दोबारा 1 घंटे के अंदर उसी ऑपरेशन में दोबारा शामिल हुए और उन्होंने ही इन 2 आतंकवादियों को मारा। ये जो उन ऑफिसर्स ने जो मैंने उनको सिखलाई दी थी कि अपना जो इरादा है हम हमेशा कायम रखना, जब तक आपके शरीर में जान है, आप अपने काम के प्रति लगातार अग्रसर रहें। वो जो भावना जो मुझे दिखी उस दिन, वो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। जो मैंने 30-35 साल उस समय तक सेना में गुजारे थे, वो इस तरह से सार्थक हो गया 5 कमांडोज के एक्शन द्वारा। सर, आप सर्विस पीरियड में ऑफिशियल तौर पे और घर में, परिवार में, मित्रों में, पर्सनली ऐसी वो कौन सी शख्सियत है जो वाकई आपको मोटिवेट करती रही या जिन्हें आप आइडियल मान सकते हैं? जितने भी हम सीनियर कमांडर हैं जिन्होंने अपने समय में हमें ये बताया कि कोई ऑपरेशन कैसे किया जाता है, वो सभी हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी होते हैं और एक रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक भी। मैं किसी एक को पॉइंट आउट करके बाकियों को वो नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जितने भी मेरे सुपीरियर्स और सुपीरियर्स ही क्यों, जितने भी मेरे कुलीग्स थे और जितने जो मेरे नीचे काम करते थे, आप भी जानती होंगे कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी आपको सिखाते हैं। बिल्कुल सिखाते हैं सर। और कई बार किन्हीं मौकों पर किसी एक की शक्ल, किसी एक की कोई बात हमें बहुत ताकत दे देता है, स्पेशली ऑड टाइमिंग्स में। इसमें तो सिर्फ जब भी मैं किसी भी ऐसी कठिन परिस्थिति में रहा हूँ, तो मुझे मेरी माता जी की शक्ल हमेशा सामने आती है। और उनकी शक्ल को देखकर मुझे और प्रेरणा मिलती है कि मैं ये काम ठीक से कर पाऊंगा। मैंने कई और घटनाएं हैं जो इनके बारे में नहीं बताया। यूनाइटेड नेशन में हम लोग कब्जे में थे, करीबन 2 दिन आतंकियों के कब्जे में थे और हमारे पास हथियार भी नहीं थे। तो उस समय वो अधिकतर आप जानते हैं अफ्रीका में काफी बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया जाता है। तो इस तरह की कई घटनाएं हैं जब आपको मातृभूमि और माँ दोनों ही जो आपको वो ताकत देती हैं आगे बढ़ने के लिए और परिस्थिति का सामना। वैसे भी आपके इतने लंबे समय अवधि को सीमित समय में हम बांध ही नहीं सकते। कभी मौका मिला तो जरूर फिर कुछ और चीजें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर, आज की तारीख में यदि 13 अगस्त की हम बात करें तो हम लोग बिल्कुल स्वतंत्रता दिवस उत्सव मनाने की दहलीज पर हैं। और 1947 से पहले स्वतंत्रता के मायने और 1947 के बाद स्वतंत्रता के मायने, जरूरत उतनी ही हर पल रही, हर क्षण है हम सबको और उसका महत्व भी उतना ही है। लेकिन वक्त के साथ क्या आपको ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता के कुछ मायने बदलते हैं और हमें उन बदलते हुए मायने के साथ उस वक्त में उसे उस ढंग से महसूस करना चाहिए और उसके प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही बोला। स्वतंत्रता एक ऐसा विषय है जो कि जैसे जैसे समय गुजरता है बदलता है। जब 1947 या उससे पहले की बात करें तो हमारा मुख्य उद्देश्य था गुलामी से छुटकारा पाना, जो हमें मिला। लेकिन उसके बाद से अगर आप ध्यान दें तो हमें अपनी स्वतंत्रता को सहेजना, ये एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। इसके लिए हमारे बाहर भी दुश्मन है और अंदर भी दुश्मन है। तो मैं यही कहूंगा नई पीढ़ी से कि हमें जो है सबसे ज्यादा जो हमारे अंदर के दुश्मन है, जो हमारे अंदर जो विरोधाभास, उनको ऊपर नहीं आने देना है। एकजुटता दिखानी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारा प्रिंसिपल रहा है उसको फॉलो करना है। और कितना भी आधुनिक हो जाए हमारे जो संस्कार जो हमारे पूर्वजों ने दिए हैं उनको हमें नहीं भूलना है। तो संस्कार को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ना है। और आधुनिकीकरण की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो इसमें जो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए आत्मनिर्भरता। क्योंकि अगर हम अभी भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं,
अपने सुरक्षा के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए, तो कहीं न कहीं हम स्वतंत्र तो नहीं हुए। अभी जो नई आने वाली पीढ़ी है, हमें उनको प्रण लेना है कि हमें अपने देश को जितना हो सके आत्मनिर्भर बनाएं। मुझे यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता याद आती है। वो हमें हमेशा अपने अंदर कायम रखनी है ताकि हम आजादी के मायनों को भूल न जाए, क्योंकि इस आजादी को बहुत मुश्किल से हमने कमाया है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसे। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता पर्व की इस बेला में सर आपका ये संदेश, आपकी ये बातें हम सब के लिए प्रेरक भी हैं और आगे बढ़ने का एक मार्गदर्शन भी। हम आपको अपने पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद सर। धन्यवाद।